नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले सभी स्टूडेंट एक बार जुड़ जाइए। उसके बाद हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हिंदी के, जिसमें आपके व्याकरण से संबंधित एवं शिक्षण विधियों से संबंधित सारे प्रश्न इसमें शामिल है। तो सभी को सेशन अंत तक देखना है। पहले की तरफ बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर आपके होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन आप सभी है, चित्र विस्तारक यंत्र है। बताइए, चित्र विस्तारक यंत्र है चित्रात्मक, दृश्य, श्रव्य या फिर श्रव्य तथा दृश्य। बताइए चित्र जो विस्तारक यंत्र है वह कौन सा है? बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बताइए। तो विकल्प नंबर आपका रहेगा बी, बिल्कुल करेक्ट। दृश्य चित्र विस्तारक यंत्र है। इसमें केवल जो विद्यार्थी है या जो बालक है वह केवल देखकर सीख सकते हैं, है ना, ये केवल देखकर सीख सकते हैं। तो विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 2, बताइए इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी का है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में निम्न में से किस बात पर बल नहीं देना चाहिए? बताइए प्राथमिक स्तर पर उच्चारण का अभ्यास, लेखन कौशल, व्याकरण ज्ञान या मातृभाषा की शिक्षा। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? तो वह व्याकरण ज्ञान पर नहीं देना चाहिए। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। उसमें उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों को लेखन कौशल सिखाना चाहिए, मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन व्याकरणिक ज्ञान से वह नहीं सीख पाएंगे प्राथमिक स्तर पर। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई सभी को कमेंट करना है भाई, है ना, क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है सभी को कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है आपका, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में? बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3, तो वह करना चाहिए प्रारंभिक। अभी हमने पढ़ा था, विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। प्रारंभिक जो स्तर है उनमें जो है उच्चारण सुधारने का कार्य करना चाहिए। विकल्प नंबर आप सभी का ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 4, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी का है, रचना के आधार पर मिश्र वाक्य में कितने प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? बताइए। देखो रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक आपके सरल वाक्य या साधारण वाक्य बोल सकते हो आप, एक होता है आपके संयुक्त वाक्य या संयुक्त वाक्य, और एक होता है आपके मिश्र वाक्य। तो ये क्या पूछ रहा है कि मिश्र वाक्य जो है उस कितने प्रकार के उसमें आश्रित उपवाक्य होते हैं? तो आपको बताना है। बताइए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्या हो जाएगा इसमें जो है कितने 3 आश्रित उपवाक्य होते हैं? कौन कौन से बताइए। एक तो होता है आपके संज्ञा आश्रित उपवाक्य, और दूसरा होता है आपकी विशेषण आश्रित उपवाक्य, और तीसरा होता है आपकी क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहला आपके संज्ञा आश्रित उपवाक्य, दूसरा आपके विशेषण आश्रित उपवाक्य, और तीसरा आपके क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं मिश्र वाक्य के। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? बी बताने वाले बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि, आधि, अध्य या फिर अध? बताइए अध्ययन शब्द में। तो देखो अध्ययन शब्द का यदि हम तोड़ते हैं इसको, तो देखो अधि धन अयन, क्या बनेगा? अधिधन अयन। तो इसमें आपके कौन सा अधि उपसर्ग लगा है? विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6 है, भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है। बताइए अभिव्यक्ति कौशल कौन सा है? सुनना और बोलना, लिखना और पढ़ना, बोलना और लिखना या पढ़ना और बोलना? बताइए भाई। बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए इसका राइट आंसर। भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है, क्या हो जाएगा राइट आंसर भाई? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए बोलना और लिखकर। हम बोलकर और लिखकर जो है वह अभिव्यक्त कर सकते हैं। विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 7 है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? बताइए व्यंजन संधि किसमें है? देवालय, पवन, स्वागत, उच्छ्वास। बताइए करेक्ट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? किसमें व्यंजन संधि है आपकी? तो देवालय का बनेगा देवधन आलय, देवधन आलय बनेगा। पवन का बनेगा पोधन अन, पोधन अन।
स्वागत का बनेगा सुधन आगत, सुधन आगत है ना। इसका क्या बनेगा उत्तधन, उत्तधन क्या बनेगा श्वास है ना, उत्तधन, उत्तधन श्वास। बताइए श्वास, उत्तधन श्वास। बताइए एक मिनट, ये सही नहीं लिख पा रहा हूं, उत्तधन श्वास। तो बताइए इनमें से किसमें जो है व्यंजन संधि है, तो विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा है ना। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा है ना। इसमें क्या होता है, त के स्थान पर, त के स्थान पर च बन जाता है, त के स्थान पर च बन जाता है और स के स्थान पर छ बन जाता है, तो वहां पे आपके व्यंजन संधि होती है ना। तो ये बन जाएगा आपके उच्छ्वास। वो देव धन आलय, इसमें क्या है अ और अ मिलकर आ बन रहा है, इसमें आपके दीर्घ संधि हो जाएगी। ओ धन अन, इसमें आपके अयदि संधि बन जाएगी और सुधन आगत, इसमें आपके यण संधि बन जाएगी। विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 8। बताइए इसका राइट आंसर। अचलदास खिंचीदी वचनिका के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, कवि कलोल, गाड़ल शिवदास, अचलदास। बताइए अचलदास खिंचीदी वचनिका के रचयिता कौन है? बताना है आप सभी को करेक्ट आंसर, सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है भाई। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये आपके जो है गार्डन शिवदास द्वारा लिखी गई 1430 में, और कौन सी डिंगल भाषा में, कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में लिखी गई। तो विकल्प नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा भाई। हाँ बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, गार्डन शिवदास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 9। बताइए इसका राइट आंसर। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के कितने भेद है? अब बताइए क्रिया विशेषण जो आश्रित उपवाक्य है उसके कितने भेद है? 2, 3, 4 या फिर 5? क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए इसका राइट आंसर। तो वह कितने हैं? 5। बिल्कुल, विकल्प नंबर डी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य के कितने भेद है? 5 है। बताऊं क्या आपको? बता देते हैं ना, पांचों भेद बता देते हैं आपको, ताकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि कौन सा नहीं है, तो हम आपको पांचों भेद बता देते हैं। पहला कौन सा है? तो पहला आपके कालवाचक, पहला आपके कौन सा है? कालवाचक। दूसरा है आपके स्थानवाचक, दूसरा स्थानवाचक। तीसरा आपके रीतिवाचक, तीसरा आपके रीतिवाचक। चौथा यदि हम बात करें परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। पांचवा कौन सा है? पांचवा आपके कार्य कारण, कार्य कारण क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये सभी आपके जो है 5 भेद है। तो विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 10। कपड़ा लत्ता में कौन सा समास है? इतरेतर द्वंद, वैकल्पिक द्वंद, समाहार द्वंद या फिर बहुव्रीहि समास? बताइए कौन सा समास है कपड़ा लत्ता में? बताइए भाई। तो देखो, जिस समास में 2 शब्दों के बीच या अथवा यदि प्रयुक्त हो तो वहां पे आपके वैकल्पिक द्वंद समास होता है। जैसे आपके इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएगा, कपड़ा लत्ता है ना, कपड़ा लत्ता। तो इसमें आपके कौन सा हो जाएगा? वैकल्पिक द्वंद समास। और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि धर्माधर्म, क्या ले सकते हैं हम? धर्मा धर्म। तो इसका क्या बनेगा? धर्म और अधर्म, इस प्रकार के है ना। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 11। बताइए वृष्टि का विलोम होगा सृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि या वृष्टि? बताइए भाई वृष्टि का अर्थ क्या होता है? वर्षा। क्या होता है? वर्षा। तो इसका विलोम क्या बनेगा? अनावृष्टि। इसका अर्थ होता है सूखा, सूखा या फिर अकाल है ना। विकल्प नंबर आपका बी सही रहेगा, वृष्टि का विलोम होगा अनावृष्टि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 12। देशज शब्द नहीं है, आपको बताना है कौन सा इनमें से देशज शब्द कौन सा नहीं है? ठाट, लता या फिर ढापे या ऋण? बताइए क्या हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी के साथ। ऋण जो है वो आपके देशज शब्द नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 13। बताइए भांति भांति की मिन्नतें मनाती है, कोई भी जो कुछ कहता है वह सब कुछ करती है, में कौन सा समास है? भांति भांति में कौन सा समास है आपको बताना है एक प्रकार से। बताइए भांति भांति में कौन सा हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट ए बता रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है प्रत्युपकार शब्द में सही संधि विच्छेद होगा प्रतिधन उपकार,
प्रतिधन उपकार, प्रत्यधन उपकार या प्रत्यधन उपकार? बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हो जाएगा प्रति उपकार शब्द में संधि विच्छेद? तो इसका राइट आंसर रहेगा विकल्प नंबर आपका बी, प्रतिधन उपकार। बिल्कुल बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट है, प्रतिधन उपकार हो जाएगा, है ना। चलिए, और संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। कौन सी? यण संधि हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका राइट आंसर बताइए। श्रव्य दृश्य साधन है, बताइए श्रव्य दृश्य साधन चलचित्र, चित्र, चित्र विस्तारक या रेखा चित्र? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा आप सभी का? बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आप सभी का? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा विकल्प नंबर ए जो है वो आपकी क्या है? श्रव्य और दृश्य साधन है, जिसमें सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। चित्र, चित्र विस्तारक, रेखा चित्र, ये केवल आपके दृश्य साधन है। कौन से? दृश्य। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अंत में सभी स्टूडेंट को बताने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने आपके प्रश्न सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असंगत है आपको बताना है। स्वस्वर वाचन से बालक के संकोच व झिझक का निराकरण होता है। स्वस्वर वाचन से बालक का अक्षर विन्यास भी शुद्ध होता है। स्वस्वर वाचन से शब्द भंडार में वृद्धि होती है। स्वस्वर वाचन से थकान कम होती है तथा वाद्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। बताइए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। इसका विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। हाँ चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 17 बताइए। जिस सामासिक शब्द के पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर आपके द्वंद्व समास? ये आपके जो है कौन सा है? द्वंद्व समास। समझ लेना आप, ये डी जो ऑप्शन है ये आपके कौन सा है? द्वंद्व समास है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है? बताइए पूर्व पद और उत्तर पद गौण होकर तीसरा पद प्रधान होता है तो वह आपके कहलाता है बहुव्रीहि समास। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जैसे कि हम कहें कि दशानन, 10 है सिर जिसके, तो तीसरा पद प्रधान होगा इसमें कौन? रावण। पीताम्बर है ना, पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करने वाले कौन? श्री कृष्ण। इस प्रकार के उदाहरण आपके तीसरा पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास की यदि हम बात करें तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। जैसे उदाहरण यदि हम देखें तो महाकवि, महाकवि मतलब महान है जो कवि, है ना। तत्पुरुष समास में यदि हम देखें तो इसमें उत्तर पद प्रधान या दोनों पदों के बीच एक कारक चिन्ह का लुप्त होता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो जैसे कि राजकुमार, राजकुमार तो क्या होगा? राजा का कुमार। क्या होगा? राजा का कुमार। इस प्रकार से आपके तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे यदि हम उदाहरण देखें तो देखो माता पिता, माता और पिता, माता और पिता, इस प्रकार से हम लेते ये आपके द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो सब समझ लिया हमने। और इसका राइट आंसर आपके ये रहेगा बहुव्रीहि समास, जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है या अन्य पद प्रधान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 18। भाषा शिक्षण में खेल विधि को निम्न में से किस रूप में उपयोग किया जाता है? नाटक प्रदर्शन, अंत्याक्षरी, समस्या पूर्ति या उपयुक्त सभी? भाषा शिक्षण में खेल विधि को, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नाटक प्रदर्शन में, अंत्याक्षरी में, समस्या पूर्ति में डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सभी स्टूडेंट जो भी डी बता रहा हूँ सभी का बिल्कुल करेक्ट है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 19 बताइए राइट आंसर। मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थियों के आचरण जानने में, या इनमें से सभी? बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? बताइए भाई। तो देखो मूल्यांकन एक ऐसा माध्यम है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी की संपूर्ण प्रगति की जाना जाता है ना, संपूर्ण प्रगति को जाना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही रहेगा? बताइए विद्यार्थी की प्रगति को जानने में, तो विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का 20 और बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर। पुनः धन जन्म की संधि क्या बनेगी? बताइए पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म या पुनः जन्म? बताइए क्या हो जाएगा भाई आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का? बताइए तो कौन सा सही होगा आपका राइट आंसर? पुनर्जन्म। विकल्प नंबर आपका सी सही रहेगा, जिसमें आपके विसर्ग संधि बन जाएगी। पुनर्धन जन्म बराबर पुनर्जन्म हो जाएगा आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी। बिल्कुल जो भी स्टूडेंट सी कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी का 21 बताइए इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 21, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ? बताइए, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ। मैं आप ही चला जाऊंगा, है ना। श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा, और आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। तो विकल्प नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जो कि दूसरे के कहने पर बैठ रहा है ना, ये खुद नहीं कर रहा। तो विकल्प नंबर आपका डी जो है वह क्या है? निजवाचक सर्वनाम नहीं है। बिल्कुल सभी स्टूडेंट डी बताने वाले सभी करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना स्व मूल्यांकन भी करते जाना है और अंत में बताने हैं कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 22, नीचे दिए हुए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में एक जोड़ा गलत है, उसे आपको क्या करना है? पहचानना है। तो बताइए, अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी होना, बिल्कुल सही है। आँच ना आने देना मतलब जरा भी कष्ट या दोष ना आने देना, बिल्कुल करेक्ट है। आसन डोलना, विचलित ना होना, आसमान टूट पड़ना मतलब गजब का संकट पड़ना। बताइए, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? बताइए भाई, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बताइए। तो विकल्प नंबर आप सभी का रहेगा सी, है ना। सी बताने वाले बिल्कुल करेक्ट है ना। क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए, जो कि आपका सुमेलित नहीं है ना। इसका अर्थ होता है विचलित होना। क्या होता है? विचलित होना। आसन डोलना मतलब विचलित होना, ना कि विचलित ना होना। क्या होता है? विचलित होना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी का, लिखित परीक्षा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, लिखित परीक्षा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? बताइए भाई। तो वह 3 प्रकार की होती है। बिल्कुल, विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 3 प्रकार की होती हैं। बताइए कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपको क्वेश्चन बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 24, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। बताइए, प्रिंट मीडिया में किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्यपुस्तक, विद्यालय पत्रिकाएं। बताइए, प्रिंट मीडिया में तो इसके अंतर्गत समाचार पत्र आते हैं, पत्रिकाएं आती हैं, विद्यालय पत्रिकाएं आती है, लेकिन पाठ्यपुस्तक नहीं आती। विकल्प नंबर आपका जो है वह सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पाठ्यपुस्तक नहीं आती प्रिंट मीडिया के अंतर्गत। बिल्कुल सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 25, मैं सिवाना के किले में बैठकर शाही सेना से लोहा लूंगा और अंत में वीरता के साथ लड़ता प्रोत्साहन कर दूंगा। बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा इसमें जो है काल है? सामान्य भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या फिर अज्ञात वर्तमान काल? तो ता है, ती है, आती है, तब आपके वर्तमान काल होते हैं। ये आपके कट जाएंगे, वर्तमान कट जाएंगे, और ये आपके कौन सा है? सामान्य भविष्य काल है। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 26 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो ध्यानपूर्वक पढ़कर इसका राइट आंसर का जवाब देना है आपको। बताइए, उसने प्रार्थना की कि मुझे अपना वीर यश सुनने का बड़ा चाव है। रेखांकित पद के संबंध में आपको सही विवरण बताना है। बताइए, ये जो उसने है, उसने, एक मिनट रुकना आप, ये जो उसने है ये आपके रेखांकित पद है। अब आपको बताना है, बताइए, इसमें आपको बताना है कि एकांकित पद में संबंध में सही विवरण आपको बताना है। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, एकवचन, पुल्लिंग या कर्ताकारक, या पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष, एकवचन, पुल्लिंग, कर्ताकारक, या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग, कर्ताकारक, या पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, एकवचन, पुल्लिंग या कर्मकारक। बताइए, उसने, तो देखो उसने में पता चल गया कि ये तो एक पुरुषवाचक सर्वनाम, और क्या है? उसने की बात करा मतलब अन्य पुरुष, और ये क्या है? एक वचन और पुल्लिंग और कर्ताकारक। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल 26 का करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर जवाब देना है। मृत्यु के बाद वह एक सामान्य व्यक्ति न रहकर इतिहास का पात्र बन जाता है। इस वाक्य को आसन्न भूतकाल में निम्न में से किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है भाई। आसन्न भूतकाल क्या होता है? जो क्रिया अभी अभी घटित हुई है उसको कहते हैं हम आसन्न भूतकाल। तो बताइए, मृत्यु के बाद वह एक सामान्य व्यक्ति न रहकर इतिहास का पात्र बन गया है। मृत्यु के बाद वह एक सामान्य व्यक्ति न रहकर इतिहास का पात्र बन जाता था, ये भूतकाल से संबंधित थे, लेकिन ये बन जाता था बोल रहा। पूर्ण भूतकाल, मृत्यु के बाद एक सामान्य व्यक्ति न रहकर इतिहास का पात्र बन जाएगा। भविष्यकाल गलत हो जाएगा। मृत्यु के बाद वह एक सामान्य व्यक्ति न रहकर इतिहास का पात्र बन रहा है। वर्तमान काल गलत हो जाएगा। तो
विकल्प नंबर आपका ए सही रहेगा। मृत्यु के बाद वह एक सामान्य व्यक्ति न रहकर इतिहास का पात्र बन गया है, अर्थात अभी अभी घटना घटी है, तो आपके आसन भूतकाल हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 28। आप तो बताइए इसका राइट आंसर। निश्चय ही देश और धर्म रक्षा तथा मृत्यु का आलिंगन कर इतिहास में अमर हो जाने की भावना ने राजस्थान के योद्धाओं को बलवती प्रेरणा प्रदान की होगी। रेखांकित पद में बलवती जो है, ये आपके बलवती जो है, इसका पुल्लिंग रूप आपको बताना है। बलवान, भाग्यवान, बल या फिर निर्बल। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। तो वो हो जाएगा आपके बलवान। बलवती का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? बलवान। विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 इस प्रकार स्पष्ट है कि युद्ध में प्राणोत्सर्ग द्वारा अमर हो जाने की भावना भी योद्धाओं के लिए बलवती प्रेरणा का काम करती है। वाक्य रचना की दृष्टि से यह वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो यहाँ आप नोटिस करोगे बिल्कुल कौन सा वाक्य है बताइए। तो की जहाँ पे भी आता है वहाँ पे आपके कौन सा मिश्र वाक्य होता है ना। विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बिल्कुल है ना। परंतु, किंतु ये सभी यदि आपको दिखे या और दिखे या वहाँ पे आपके संयुक्त वाक्य हो जाएगा, और एक उद्देश्य और एक विधेय वहाँ पे आपके सरल वाक्य हो जाता है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है? साखी अभिक्रमित अनुदेशन, ब्राह अभिक्रमित अनुदेशन, मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन या फिर कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। बताइए भाई, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम आपको बताना है। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर भाई? बताइए। तो इसको कहते हैं ब्राह अभिक्रमित अनुदेशन। विकल्प नंबर आपका बी सही रहेगा, जो कि आपके बीएफ स्किनर ने, बीएफ स्किनर। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन ये किसने दिया? ये आपके क्राउडर है ना। किसने? क्राउडर ने। तो विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब बताइए 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए भाई? सभी स्टूडेंट को कमेंट करना है 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। बिल्कुल सभी स्टूडेंट को बताना 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक मॉडल पेपर की जानकारी मिल सके। बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जाता है और एग्जाम में आने लायक सारे प्रश्न। बिल्कुल, धन्यवाद।